आपने कितने कितने लेक्चर्स देख लिए? 11? आपने तो पढ़ा ही है सब। आपने 6 देखे? समझ आ रहा है उस पे? थोड़ा थोड़ा। क्या? क्या एडिट करना है? गाना डालना है? हाँ। तो फिर क्लास है वो। तो आप इसकी स्पीड बढ़ा देना ना। 1.5 की स्पीड से देख लो। एडिट क्या करूँ अब उसमें मैं? हाँ, चलो पढ़ो क्वेश्चंस। पेपर मुश्किल लगा क्या आपको ये? हाँ। आपने दिया रशपाल? क्यों? वही क्यों नहीं आए थे? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द वेदास? हाँ। हाइम्स का मतलब होता है ऋचाएं, श्लोक। ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन ब्रह्मवादिनी किसको बोलते थे हम? ब्राह्मण्स की जो वाइफ, जो फीमेल ब्राह्मण होती थी उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता है। ठीक है। तो कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदास की हाइम लिखी है? लोपामुद्रा ने लिखी है, ये हमने पढ़ा था। किसकी वाइफ है ये लोपामुद्रा? हाँ? ऋषि अगस्त्य की। ठीक है, ऋषि अगस्त्य की वाइफ है। इन्होंने बहुत सारी हाइम्स वेदास की, ऋग वेदा की बहुत सारी हाइम्स इन्होंने लिखी हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। द नेम ऑफ द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू हिज इन हिज इंस्क्रिप्शंस। टू नहीं आएगा, इन हिज इंस्क्रिप्शंस आएगा। जो अशोकास की इंस्क्रिप्शंस होती थी वहां पे अशोका को क्या किस नाम से बुलाया जाता था? हाँ, बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? ठीक है, अशोका का जो अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस है ना, वहां पे कहीं पे भी हमें अशोक का नाम नहीं दिखाई देता है। वहां पे हमें देवम प्रिय प्रियदर्शी नाम दिखाई देता है। वन हु इज डेयर टू गॉड। ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका आंसर? क्या क्या? प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी मतलब भगवान का प्यारा। समझ में आया? अगला देखो। द टर्म यावन प्रिय मेंशन्ड इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। यावन प्रिय का क्या मतलब होता था? हाँ, यवन का क्या मतलब होता था? हम्म। यवन का मतलब होता था जो लोग फॉरेन से लोग आते थे ना, उनको यवन बोलते थे। ये जो ऋग्वेदिक लोग थे यहाँ पे, जो भी बाहर से लोग आते थे उनको यवन करके बुलाते थे। और यवन प्रिय मतलब जो यवनों को अच्छा लगता है। यवनों को अच्छा क्या लगता था यहाँ पे? पेपर अच्छा लगता था, काली मिर्च। ठीक है, यहाँ से ट्रेड होता था बेसिकली स्पाइसेस का काफी। तो पेपर उनको बड़ा पसंद था, यहाँ से लेके जाते थे क्योंकि वहां पे उन्होंने मीट को स्टोर करके रखने के लिए ना, पेपर लगा के, अगर मसाले लगा के किसी चीज को रखो तो ज्यादा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ से स्पाइसेस इंडिया से जाते थे। तो इसका आंसर क्या है? पेपर। यावन प्रिय बेसिकली पेपर को बोला जाता था, कि यवनों को जो प्रिय लगती है चीज वो क्या है? पेपर। ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा अगर कि यवन किसको बोलते थे, तो जो भी फॉरेनर्स इंडिया में उस टाइम पे आते थे उनको यवन करके बुलाया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अपने उस पे भी ना आंसर्स मार्क करते जाना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडियाज ऑफ द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युगास। बताओ भाई, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जो ये 4 युग हैं उनका सीक्वेंस क्या है? बताओ। सतयुग जिसको हम बोलते हैं ना, सतयुग, सतयुग को कृत बोला जाता है, कृत युग। ठीक है। तो कृत युग के बाद त्रेता जिसमें हम पढ़ते हैं राम अवतार, फिर द्वापर जिसमें कृष्ण अवतार के बारे में पढ़ते हैं, और देन कली। काली नहीं, कली। ठीक है, कली युग। तो सही आंसर क्या है इसका? कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? बताओ इनमें से कौन सी चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में थी, कॉमन थी दोनों में? पहली स्टेटमेंट पढ़ो। पहली स्टेटमेंट पढ़ो। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। कि आपने क्या करना है? एक्सट्रीम चीजें नहीं करनी है। क्या ये दोनों रिलीजन ऐसे बोलते थे कि एक्सट्रीम चीजें नहीं बोलनी करनी है? बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ऐसा बोलते थे। जैनिज्म में तो एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस थी, जैसे संलेखना मैंने आपको बताया था, वो तो एक्सट्रीम प्रैक्टिस है ना। एक्सट्रीम लेवल तक आपको अहिंसा का पालन करना है, एक्सट्रीम है उसमें।
ये मध्यम मार्ग किस में पढ़ते हैं हम? बुद्धिज्म में। ठीक है, बुद्धिज्म में हम मिडल पाथ की बात करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ये कॉमन नहीं है दोनों में, है ना। दूसरा देखो, तो जहां जहां फर्स्ट है उसको क्रॉस कर दो, तो आपका तो यहीं से आंसर बन गया। ठीक है, पर फिर भी पढ़ लो। दूसरी है इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दोनों वेदास के खिलाफ ही थे, तभी तो आए थे, है ना। वेदास से प्रॉब्लम थी तभी तो बुद्धिज्म जैनिज्म आया, नहीं होती प्रॉब्लम तो क्यों आते। फिर डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल, दोनों बोलते थे कि भाई आपको ज्यादा रिचुअल्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज नॉन इंजरी टू ह्यूमन एनिमल लाइफ, कि भाई आपको जो है एनिमल लाइफ को भी क्या करना है, इंजर नहीं करना है उनको, आपको नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना है। तो ये तीनों चीजें कॉमन थी इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट। ठीक है, मुश्किल है क्या ये? आपने जल्दबाजी में मुश्किल की है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बताओ गुप्ता पीरियड में कौन इंसान है भाई जिसने मेडिसिन के ऊपर काफी काम किया है? हाँ, सुश्रुत है। फर्स्ट इंडिया में पहली सर्जरी भी सुश्रुत ने की है, राइनोप्लास्टी। ठीक है, की है ना, तो सुश्रुत इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये मिलिंद पन्हो, ये तो पढ़ा ही था आपने। मिलिंद पन्हो बताओ क्या है? ये डायलॉग है मिनेंडर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में। उस बुद्धिस्ट मॉन्क का क्या नाम था? क्या नाम था? नागसेना। ठीक है ना, नागसेना नाम, ये तो पढ़ा है हमने क्लास में। अगला क्वेश्चन, गुप्ताज के टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स इशू होते थे उनको क्या बोलते थे? रुपए का। इससे आसान पेपर क्या डालूं मैं, मुझे बताओ। अच्छा बताओ जी, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन से पेयर्स करेक्टली मैच? मृच कटिका शूद्रक ने लिखी थी, लिखी थी, लिखी थी भाई, लिखी थी। दूसरा, बुद्ध चरिता किसने लिखी थी? बुद्ध की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? हाँ, नहीं पढ़ाया था हमने। अश्वघोष ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अश्वघोष ने। आपको पता है ये सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं मैंने? ये सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हाँ, तो अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो इसका मतलब आपने बड़े अच्छे से पढ़ाई की है। नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब आपने अच्छे से, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ाया सब। ठीक है, आपको मल्टीपल रिवीजन, जिनको नहीं चीजें याद आ रही हैं मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करो, आपको सब याद हो जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट सही मैच नहीं है, तो जहां जहां पे टू लिखा है उसको तो काट दो पहले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट किया करो पेपर में भी। फिर मुद्र राक्षस जो है विशाखा दत्त ने लिखी है, लिखी है। ठीक है, हर्ष चरिता बाणभाटा ने लिखी है, हाँ लिखी है। ठीक है, बाणभाटा हर्ष के ही कोर्ट में पोइट था एक जिसने हर्ष चरिता लिखी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 3 एंड 4। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी, बताओ भाई 6th century BC में सबसे पावरफुल किंगडम कौन सी थी? मगध। ठीक है, ये तो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था। द टर्म आर्यन डिनोट्स स्पीच ग्रुप, आर्यंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता था? उनकी अलग भाषा थी इसीलिए उनको डिस्टिंग्विश किया जाता था दूसरों से। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई एथनिक ग्रुप था, नोमैडिक था, सुपीरियर रेस थी, ये सब मानते हैं हम, पर उनको डिस्टिंग्विश उनकी स्पीच से ही किया जाता था। आर्यन का मतलब ही था कि डिफरेंट भाषा जो लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस टू मिलिट्री कैंपेन्स। फ्यूडल सिस्टम, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब है? आप जो है, जो जमीन का टुकड़ा किसी को दे रहे हो, है ना, फ्यूडलिज्म आप बढ़ा रहे हो। तो फ्यूडलिज्म कहाँ से ट्रेस कर रहे हैं हम? जो एंशिएंट टाइम पे मिलिट्री कैंपेन्स हो रही हैं उसी से फ्यूडल कैंपेन भी बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, जितनी मिलिट्री कैंपेन्स आप करोगे, जितना एरिया आप अपने एरिया में लोगे, ठीक है, उतना ही फ्यूडलिज्म बढ़ेगा, उतने ही लोगों को आपको एरिया वो मेंटेन करने के लिए देना पड़ेगा, उतना फ्यूडलिज्म बढ़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, देयर वाज अ कंसीडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अच्छा ये बताओ, फ्यूडल सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था? नहीं नहीं, उससे पहले हमने साउथ इंडिया में एक किंगडम पढ़ी थी, सतवाहनास। ठीक है, जिन्होंने लैंड जो है वो ग्रांट में देना स्टार्ट किया था ब्राह्मण्स को, है ना। पर गुप्ताज के टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुई है इसमें। ठीक है, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है, बट ये आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है का, कि मिलिट्री कैंपेन की वजह से गुप्ता ने ज्यादा एक्सपेंशन किया, ऐसा नहीं है। वैसे दोनों स्टेटमेंट्स ये ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था तो नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? नंदाज रूल कर रहे थे। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लास में हीटर लगाना पड़ेगा यार। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर? बताओ, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, उसको किसने जो है, कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क ने प्रिसाइड किया था? नागार्जुन कहाँ यार, वासुमित्र। ठीक है, किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। अगला देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो। बताओ कैसे करोगे? ए का क्या, लोथल? लोथल में क्या था? डॉकयार्ड था, है ना? डॉकयार्ड बंदरगाह थी ना लोथल में। तो ए को आप सीधे ही 2 के साथ करो तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या है, कालीबंगन में हमें क्या मिला था? एक प्लाउड फील्ड मिला था। धोलावीरा में हमें क्या मिला है भाई? धोलावीरा में ना हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जहां पे ऐसे साइन साइन बोर्ड्स मिले हैं वहां पे हमें। ठीक है, धोलावीरा में। और बनावली में हमें टेराकोटा का एक रेप्लिका दिखा है, प्लो का, हल का, जो टेराकोटा का बना हुआ है। समझ में आया? अगला चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? द स्टेटस ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर स्टैचू है, वो लॉर्ड बाहुबली को डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है, वो तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, तीर्थंकर तो लास्ट तीर्थंकर कौन है? महावीर, है ना? 24 तीर्थंकर, उनके बाद कोई तीर्थंकर ही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी भी पढ़ लो। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, क्या ये ठीक है स्टेटमेंट? इंडिया की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में ही है। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का है? तिब्बत में, हाँ। ठीक है, खजुराहो टेम्पल चंदेला किंग्स ने बनवाए थे, सही स्टेटमेंट है। होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, सही स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो, एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च किसने रोकी थी भाई? हर्षा की लड़ाई हुई थी, है ना? किसके साथ लड़ाई हुई थी? पुलकसेन वान्य के साथ कि टू के साथ? टू के साथ हुई थी, है ना, नर्मदा के बैंक्स में, ये हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चोलास डिफीटेड पांड्याज एंड चेरा रूलर्स एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल टाइम्स। क्या ठीक है ये स्टेटमेंट? कि भाई जो चोलास है, उन्होंने पांड्याज और चेराज को हरा के अपनी डोमिनेशन पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर, ठीक है ना? चोलास ने हराया था इनको। फिर दूसरी, द चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्क्यूर्ड सम ऑफ द एरिया। भेजी थी इन्होंने अपनी एक्सपीडिशन शैलेंद्र एम्पायर में, भेजी थी, हमने पढ़ा था ये। दोनों स्टेटमेंट, हाँ दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द चाइनीज पिलग्रिम फाहेन अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का। फाहेन ने की थी क्या? फाहेन किसके टाइम पे था? हाँ, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे था, है ना? हर्षा के टाइम पे तो था ही नहीं। हर्षा के नहीं, सॉरी, इसके कनिष्क के टाइम पे तो था ही नहीं। फिर द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सेंग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। ये स्टेटमेंट पढ़ो। बोल रहा है कि चाइनीज पिलग्रिम जो है हर्षा से मिला, ये मिला था हर्षा से। बट इसने क्या देखा कि क्या बुद्धिज्म के खिलाफ था हर्ष? नहीं था भाई बुद्धिज्म के खिलाफ, बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करता था वो। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा वेद है जो मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स की बात करता है? कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद किसकी बात करता है? मैजिकल चार्म्स। ऋग्वेद में क्या है? हाँ, ऋग्वेद में क्या है? हाँ, नॉलेज की बात करता है। ठीक है, प्रेयर्स हैं, बेनिडिक्शंस हैं, कि हमने कैसे हायर वैल्यूज को कैसे हमने अपनाना है लाइफ में। ठीक है, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में क्या है? रिचुअल्स के बारे में दिया हुआ है।
ठीक है, यज्ञ कैसे परफॉर्म करने हैं, सेक्रीफाइस कैसे करना है, उसके बारे में बताया हुआ। सामवेद में म्यूजिक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, वेद ऑफ म्यूजिक है ये। और अथर्ववेद में क्या है, मैजिकल डिजीज के बारे में बताया हुआ है, बीमारियों को कैसे आपको ठीक करना है, आपको किसी ने काला जादू कर दिया, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बताया हुआ। बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्परेरी ऑफ अदर थ्री। बोले कि भाई तीन लोग इसमें से हैं जो एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं, पर एक इंसान है जो किसी और ही पीरियड का है। पहले बताओ, बिंबिसार और गौतम बुद्ध तो कंटेम्परेरी हैं कि नहीं है? तो पहले दो तो कंटेम्परेरी आपको मिल गए। ये जो मिलिंद है, मिलिंद तो बाद में आया। मिलिंद हमने कब पढ़ा? मिलिंद किसको बोलते थे? मिनेंडर को, जो इंडो ग्रीक था, उसी को बोलते थे ना, वो तो बाद में आया। तो यही बंदा जो है ये इसमें टाइम पीरियड पर, सेनजीत भी इन्हीं का टाइम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूटा एम्पायर किसने बनाया था? फाउंडर कौन है राष्ट्रकूटा एम्पायर का? दंती दुर्ग। कौन है? मैंने आपको बोला था ये जितने भी एम्पायर हैं इनके फाउंडर, इनके कैपिटल्स को रट्टा मारना है आपको, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, याद करना है इनको। दंती दुर्ग है इसका फाउंडर। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है, बताओ कौन से रूलर के साथ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है ना इसमें, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद बताओ, अगला क्वेश्चन ये नहीं आपने पढ़ा होगा, अनेकंतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ, जैनिज्म की फिलोसफी है, पर हमने क्लास में नहीं ये किया अनेकंतवाद। ठीक है, अनेकंतवाद का मतलब बेसिकली ये कि जितनी भी थ्योरीज हैं, फिलोसफीज हैं, वो सारी एक ही सच्चाई की बात करती हैं, उस एक ट्रुथ की बात करती हैं, ठीक है, उसी की बात जैनिज्म भी करता है। उसके बाद देखो, जैनिज्म की फिलोसफी है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? बताओ, बुद्धिज्म में निर्वाणा का क्या मतलब है? हाँ, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, कंप्लीट एनहाइलेशन ऑफ सेल्फ, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। देखो, बुद्धिज्म में हमने देखा था कि दुख का कारण क्या है? डिजायर, ठीक है। तो फिर निर्वाणा भी क्या होगा? जब आपकी डिजायर खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें डिजायर को बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कि डिजायर है तो ही सब प्रॉब्लम है। जिस दिन आपकी डिजायर खत्म हुई उस दिन प्रॉब्लम भी खत्म, ठीक है। तो निर्वाणा का क्या मतलब होगा? द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, ठीक है। अच्छा, बताओ, हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, जो इंडिया की नेशनल एम्बलम के ऊपर है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? हाँ, कठोपनिषद, चांदोग्य उपनिषद, या फिर ऐतरेय उपनिषद, या फिर मंडूक उपनिषद? कौन से उपनिषद से लिया गया? मांडूक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते, कि भाई सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर गुरु एंड एक्वायर नॉलेज, अपने गुरु के पास बैठ के नॉलेज लेना, उपनिषद। अब बट उपनिषद को हमने अलग अलग गुरु चेले के डिस्कशन के लिए अलग अलग उपनिषद हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ फाउंडर ऑफ, ये हमने किया था कि शुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसकी लव स्टोरी है एक इसमें, पढ़ा था ना हमने, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है ना। तो किसने लिखी है ये? मालविका अग्निमित्र किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी भाई हड़प्पन साइट नहीं है? हाँ, चान्नूदारो तो है, ये हमने पढ़ी थी, है ना, बीड इंडस्ट्री है यहाँ पे। कोट डीजी भी है। ये सोहागौरा है? ये नहीं है। देसलपुर भी है, ये गुजरात में है, देसलपुर। सोहागौरा बेसिकली ये मौर्यन एम्पायर के टाइम की साइट है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राकृत में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो हमें वहां से पता चलता है कि ये मौर्यन एम्पायर की टाइम की साइट है। हड़प्पन नहीं है, हड़प्पन के बड़े बाद में है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरे ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी ये स्कॉलर्स या फिर जो लिखते थे इनके बारे में देखो। पानिनी इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा। पानिनी, पानिनी ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखी है ना, अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत की ग्रामर है, ठीक है। अच्छा, ये पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे थे क्या पानिनी? हाँ, पुष्यमित्र शुंगा का टाइम पीरियड है लगभग 185 बीसी,
और ये ग्रामर लिखी गई है कम से कम 4th सेंचुरी बीसी। ये किसके कोर्ट में थे किसी को पता नहीं है, मतलब किसके टाइम पे थे, बट लगभग 4th 5th सेंचुरी बीसी, इससे काफी पुरानी है, शुंगा के से तो काफी पुराना है। ठीक है, इसलिए इनके साथ एसोसिएटेड नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद तो अमर सिम्हा जो है वो क्या हर्षा के साथ एसोसिएटेड है? अमर सिम्हा, अमर सिम्हा इज वन ऑफ द नवरत्नास, जो किसके कोर्ट में थे? नवरत्नास नहीं, जो 9 लोग थे किसके कोर्ट में थे? गुप्ताज के टाइम पे हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में। ठीक है, उसके कोर्ट में थे अमर सिम्हा भी। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों गलत हो गई। ठीक है, कालिदास, चंद्रगुप्त कालिदास के साथ ही थे अमर सिम्हा भी। ठीक है, 3 ओनली इसका ठीक आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। परिव्रजक का क्या मतलब होता था? परिव्रजक का क्या मतलब होता था? रेनेंसिएंट एंड वॉन्डरर, यही होता था परिव्रजक का मतलब। परिव्रजक का मतलब वही होता था जो घर छोड़ के सच की खोज में बाहर निकलते थे, उनको परिव्रजक बोला जाता था। ठीक है, श्रमण ट्रेडिशन में। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। श्रमण का क्या मतलब था भाई? प्रीस्ट विद हाई स्टेटस? नहीं, श्रमण का मतलब होता था वो लोग जो वैदिक अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं, उनको हम श्रमण बोलते थे, है ना। उपासक का क्या मतलब है? फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये ठीक है। तो 1 और 3 तो ठीक है, सेकंड वाली गलत है। सेकंड वाली गलत होने से ये तीनों गलत हो जाती हैं। बी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब देखो मेरी बात सुनो, अभी हमने ये पेपर जब डिस्कस किया, अब आपको सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, है ना। अब पर तब नहीं लग रहे थे, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया अच्छे से। अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो इसमें से आप कम से कम, अगर ये 30 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर ले सकते हो। चलो 3 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं वो, बट कम से कम 25 नंबर तो आपके आने चाहिए, 20 से ऊपर तो आने चाहिए इस पेपर में आपके नंबर। ठीक है, तो जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है अपनी आंखें खुली रखनी है, और स्ट्रेस मत लिया करो पेपरों में। अभी तो ये टेस्ट में आप इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हो, क्वेश्चन गलत कर देते हो, जब आपका सही में एग्जाम आएगा, आधे बच्चों का तो ये हाल है कि वो पेपर देखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, इतना मत स्ट्रेस लो कि भाई जिंदगी थोड़ी आपकी चली जाएगी एक जॉब नहीं लगेगी तो। थोड़ा आराम से पेपर किया करो। ठीक है, मस्त रह के किया करो पेपर, तो ही आप अच्छे से पेपर कर सकते हो। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़ते तो बहुत अच्छा है, बट पेपर के टाइम पे इतना उनको स्ट्रेस हो जाता है कि भाई अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ऐसे नहीं किया करो, बड़े आराम से शांति के साथ, कि कोई नहीं, आराम से पेपर किया करो। ठीक है, चलो। अच्छा, अब हमने कहाँ तक किया है? खिलजी स्टार्ट करना है आज। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। चलो बताओ, परीक्षित ये ले ले, दे देना मुझे। दिल्ली सल्तनत बताओ, कब स्टार्ट हुई दिल्ली सल्तनत आपकी? 1206 में। कौन सी डायनेस्टी? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। कौन फाउंडर है उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ किया है क्या इंडिया में आके इधर? कुतुब मीनार बनाया, और क्या किया उसने? और भी बनाया कुछ? मस्जिद बनाई इंडिया में पहली, क्या नाम है उस मॉस्क का? कुव्वत उल इस्लाम। घर पे रिवाइज करते नहीं हो जाके, इधर मेरी शक्ल देखते हुए। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बनाई थी उसने। ठीक है, और 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया अजमेर में। और डेथ कैसी हुई इसकी? हाँ, पोलो खेल रहा था, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, इसको किसने सक्सीड किया, इसके बाद कौन आया? इल्ततमिश। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हु वाज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। स्लेव डायनेस्टी का रियल कंसोलिडेटर इल्ततमिश है। इल्ततमिश ने क्या क्या किया भाई? सबसे पहले कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, और कुतुब मीनार की भी इसने 2 स्टोरीज और चढ़ाई थी। ठीक है, 3 स्टोरीज किसने बनाई थी?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 2 स्टोरीज इसने और चढ़ाई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। और इसने तो बहुत कुछ किया। इक्तदारी सिस्टम इसने स्टार्ट किया। क्या था इक्तदारी सिस्टम? लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? इक्ता लैंड, और दूसरी कौन सी थी? खलीसा लैंड। ठीक है, इक्ता लैंड के लिए क्या इसने अपॉइंट किए? इक्तदार्स को अपॉइंट किया, जिनका क्या काम था भाई? उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन देखना और उसको उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना। अच्छा, जो रेवेन्यू बच जाता था उनके पास, वो किसको देते थे? किंग को। उस रेवेन्यू को हम क्या बोलते थे? फवाजिल। ठीक है, खलीसा लैंड से जो भी रेवेन्यू आता था कहाँ जाता था? किंग के पर्सनल एक्सपेंस के लिए जाता था। ठीक है, और कुछ किया इसने इल्तुतमिश ने? हाँ, इसने एक ग्रुप बनाया, 40 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनका एक ग्रुप बनाया, जिसको हम क्या बोलते थे? तुर्काने चहलगामी। ठीक है, इसमें नोबल्स होते थे। और कौन कौन से? ठीक है, कॉपर, जितल और सिल्वर। और हाँ, इसने चंगे मंगोल इन्वेजन को भी इंडिया में आने से रोका था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। और कुछ किया था? हाँ चलो ठीक है। उसके बाद मर गया था, ठीक है। उसके बाद बोल रहा हूँ, वो अभी आगे आएगी, बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद कौन आया रूल करने? रजिया सुल्तान। ये कौन है? फर्स्ट वुमेन इस्लामिक रूलर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, कितने साल के लिए रूल किया इसने? 4 साल के लिए। ठीक है, रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान एबल रूलर थी, बट नहीं कर पाई रूल, क्योंकि चहलगामी जो थी वो इसके अगेंस्ट थी। ठीक है, मरवा दिया इसके साथ, जो भी साजिश हुई वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा पीरियड ऑफ डिस्टरबेंस आता है ना स्लेव डायनेस्टी में। जैसे ही रजिया सुल्तान की डेथ होती है, उसके बाद कोई भी स्ट्रांग रूलर सामने नहीं आता। 1240 से लेके 1265 तक हमें पीरियड ऑफ डिस्टरबेंस दिखाई देता है। ठीक है, छोटे मोटे रूलर्स आ रहे हैं, पर चहलगामी उनको कंट्रोल कर रही है। इसी में हमें एक पावरफुल रूलर दिखता है, जो ये रॉयल फैमिली है इसके बाहर से आता है। क्या नाम है उसका? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये पहला ऐसा रूलर है जो क्या है, जो कहाँ से आता है? चहलगामी से आता है ना। और चहलगामी से आने के बाद क्या करता है? सबसे पहले चहलगामी को ही अबॉलिश कर देता है, क्योंकि इसको पता है कि चहलगामी जो है वो नहीं रूल करने दे रही सही तरीके से। और ये कौन सी पॉलिसी अपनाता है? पॉलिसी ऑफ, हाँ। ठीक है, तो बड़ा स्ट्रिक्ट रूलर होता है। इसने क्या क्या किया अपने टाइम में? हंसने नहीं देता था। और अलग अलग किए, मिलिट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसने। और इसने तो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, क्या नाम है उस प्रैक्टिस का? सजदा एंड पैबोस। ठीक है, सजदा एंड पैबोस की आपको क्या करना है? किंग के सामने सजदा करना है, और उसके पाँव को आपको किस करना है। ठीक है, और हाँ, जितनी भी अन इस्लामिक प्रैक्टिस थी उनको क्या करवा दिया? बंद करवा दिया, बैन करवा दिया। ठीक है, और ये बोलता था कि मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ किसका? जो टर्की के किंग्स हैं, जो उनका मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। ठीक है, तो शेडो ऑफ गॉड बोलता था अपने आप को, कि मैं जिल्ले इलाही हूँ। ठीक है, भगवान का जो है, गॉड अल्लाह का जो हूँ, वो उनका नुमाइंदा हूँ। अच्छा, इसने पर्शियन न्यू ईयर को मनाना स्टार्ट किया इंडिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं? नवरोज बोलते हैं। ठीक है, तो और इसने कंसोलिडेट किया रूल को, जितने भी रेबेलियंस हो रहे थे उन सबको क्रश किया अपने टाइम में। ठीक है, ये सब चीजें इसने की। अब बलबन की जब डेथ हुई, तो हमने देखा कि बलबन की डेथ के बाद भी कोई स्ट्रांग रूलर नहीं आ पाया। देखो, बलबन जब रूल कर रहा था ना, उस टाइम पे इसने अपने एक बेटे को बंगाल की, ये जो एरिया था ना, कौन सा? बंगाल वाला हो गया, गुजर, जो भी दिल्ली से दूर दूर इलाके पड़ते थे, ये सब एरियाज के जो रूलर्स होते थे, ये क्या करते थे? मौका पाते ही खुद को इंडिपेंडेंट कर देते थे। ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, साउथ इंडिया तो कर ही नहीं पाए थे ये कंट्रोल ज्यादातर, पर जैसे बंगाल भी काफी दूर है दिल्ली से। तो ये क्या करते थे, जब इनको लगता था कि अब हमें कोई पूछ नहीं रहा है, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे कि भाई अब यहाँ हम नहीं मानेंगे सल्तनत सुल्तनत को, हम अपने हिसाब से रूल करेंगे यहाँ। ठीक है, तो बलबन ने क्या किया था? बंगाल में ऐसे ही रूल कर रहा था कोई गवर्नर, उसको क्रश किया था वहां पे जाके, और वहां पे अपने एक बेटे को रूल दिया था, इसका नाम था कुबरा खान। हाँ, कोबरा नहीं, कुबरा। कुबरा खान को वहां पे रूल दिया था करने को। और इस ये चाहता था, बलबन चाहता था कि इसका एक बेटा था महमूद, कि उसको मैं अपना डिसेंडेंट बनाऊं। बट मंगोल्स के साथ लड़ाई में उस महमूद की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसकी डेथ हो जाती है, फिर महमूद की भी डेथ हो जाती है और बलबन की भी डेथ हो जाती है।
तो अब जो ये चहलगामी है, वहां पे जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, चहलगामी तो अब नहीं है, पर जो भी ये नोबल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये जो कुबरा खान होता है, बंगाल का उस टाइम पे रूलर होता है, इसको बोलते हैं कि भाई आ जा इधर दिल्ली में आके रूल कर। ठीक है। बट वो चालाक होता है थोड़ा, उसको पता होता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है, क्योंकि दिल्ली में गए तो पता नहीं है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक है। क्योंकि उधर तो राज के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। तो उसने बोला मैं यहाँ पे अपने अयाशी कर रहा हूँ बंगाल में, मुझे यहाँ पे रहने दो आप, मेरे को अच्छी जगह मिली हुई है, मैं नहीं आऊँगा, मेरे को नहीं चाहिए दिल्ली। तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा भाई दिल्ली में रूल, मैं यहाँ पे ही रहूँगा। अब ये क्या करते हैं, एक उसका ही ग्रैंडसन होता है जिसका नाम कैकूबाद हमने पढ़ा था, उसको किंग बनाते हैं, बट वो इंसान केपेबल नहीं होता है। ठीक है। और अल्टीमेटली मारा जाता है वो खिलजियों के हाथ। और खिलजी अपनी डायनेस्टी, अब ये खिलजी लोग कौन आ गए भाई? हम्म। खिलजी ये नॉन तर्क्स होते हैं। ठीक है, मतलब टर्की से नहीं है, टर्की से नहीं इनका डिसेंडेंट होता है, नॉन टर्क्स होते हैं, कहीं सेंट्रल एशिया से आए होते हैं। और ये कब आए होते हैं? जब मोहम्मद गोरी इंडिया में आया होता है ना, उसी टाइम पे ये खिलजी भी इंडिया में आए होते हैं। और ये यहाँ पे सल्तनत में इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं पहले से। ठीक है। कोई मिलिट्री का वो है, हेड है, कोई कुछ है, मतलब अच्छी पोस्ट पे होते हैं ये। तो जैसे ही ये खिलजियों का एक नोबल, इनका एक ग्रुप होता है जिसको ना ये जलालुद्दीन खिलजी लीड कर रहा होता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि अब यहाँ पे दिल्ली में कोई स्ट्रॉन्ग किंग नहीं है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां पे कैकूबाद को मार के अपने आप को क्या बना देता है, नेक्स्ट सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो ये जलालुद्दीन खिलजी अब जो है, खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है इंडिया में। और खिलजी डायनेस्टी जब आती है इंडिया में, तो जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके टाइम पे क्या होती है कि इसको ये समझ में आ जाती है कि अगर इंडिया में रूल करना है, तो हम ना बिल्कुल इस्लामिक रूल इंडिया में नहीं ला सकते। क्यों? इंडिया में मेजोरिटी क्या है? हिंदू है, हिंदू पॉपुलेशन है। तो हम जबरदस्ती से नहीं यहाँ पे हिंदुओं को, जब कितने ही कन्वर्ट करोगे, कितने ही आप जो है उनके ऊपर जुल्म करोगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो अपने ऑफिसर्स हैं उनमें इंडियंस को भी, जो हिंदू हैं उनको भी हमें अकोमोडेट करना होगा। उनको भी ऐसे लगना चाहिए कि उनका भी रूल है ये। ठीक है। इससे पहले जो पॉलिसी थी स्लेव डायनेस्टी की, उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि हमें यहाँ पे इस्लामिक रूल बनाना है, पर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि काफी टाइम से वो देख रहा था ये चीजें कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गुजरात में रेबेलियन हो जाता है, साउथ इंडिया में रेबेलियन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कितने रेबेलियंस को क्रश करोगे? तो हमें एक पीसफुल किंगडम बनाने के लिए हिंदुओं के साथ थोड़ा कॉपरेशन करके सेकुलर रूल थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कोशिश जलालुद्दीन करता है सबसे पहले। ठीक है। ज्यादा टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाता अपने रूल को। ठीक है। इसका एक नेफ्यू होता है और इसका दामाद भी होता है, नेफ्यू भी होता है और दामाद भी होता है, जिसका क्या नाम होता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसको मार के खुद जो है वो सुल्तान बन जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो फिर से बड़ा जालिम इंसान होता है। ठीक है। उसकी कहानी पढ़ते हैं, पहले ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ लिख लो थोड़ा सा। 1290 से लेके 1320 तक। हाँ। एक तो ये, इसको बंद कर दो। हाँ कोई बात नहीं, इसको बंद कर दो। ये बुक नहीं पढ़नी है आपने। ठीक है। हाँ ये नहीं पढ़नी है। ठीक है। इसमें लिखो ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ही वॉज द फर्स्ट रूलर who did not supported the idea of, he was the first ruler who did not supported the idea of an Islamic state, of an Islamic state, who did not supported the idea of an Islamic state. सेकंड पॉइंट लिखो, he was also called as Clemency Jalaluddin, he was also called as Clemency Jalaluddin, as he followed Jalaluddin
इसमें फर्स्ट रूलर हेडिंग दे देनी थी ना, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी में क्लेमेंसी, जलालुद्दीन खिलजी फर्स्ट हेडिंग दो। और इसका रूल लिखो 1290 से 1296। क्या हो गया रॉन्ग? ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक रूल किया, इसमें लिखो, इसी में लिखे ये दोनों पॉइंट हमने। ही वॉज कॉल्ड एज क्लीमेंसी, का मतलब होता है भाई जो इंसान सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, उसको क्लीमेंसी की तरह, और जो बड़ा पीसफुल और नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। एज ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, he was also called as Clemency Jalaluddin as he followed the policy of peace and non-violence. Peace and non-violence. Next point लिखो, the most important event in his time period. The most important event in his time period was the invasion of Devgiri. Was the invasion of देवगिरी। और ये देवगिरी की इन्वेजन करने के लिए इसने किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को। वॉज द इन्वेजन ऑफ देवगिरी। देवगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। वॉज द इन्वेजन ऑफ देवगिरी कर्नाटक इन 1294 in 1294 by nephew his nephew and his son-in-law by his nephew and his son-in-law अलाउद्दीन खिलजी। मूवी देखी है आपने ये अलाउद्दीन खिलजी वाली? अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या होता क्या है, देवगिरी में जाके इसने अटैक किया होता है अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ पे ना देवगिरी से बहुत सारी चीजें, मतलब हीरे, बड़ा इसने ट्रेजर जो है वहां से लूटी होती है। तो अब जब ये वापस आता है नॉर्थ इंडिया में, तो जलालुद्दीन खिलजी को लगता है कि यार ये ट्रेजर लेके भाग ना जाए कहीं, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी पहले ही चले जाता है इसके पास, और ज्यादा आर्मी लेके नहीं जाता, ठीक है, अपने 4-5 बंदे लेके जाता है कि आर्मी देखेगा तो भाग जाएगा ये, ठीक है। 4-5 बंदे लेके जाता है कि भाई जो भी तुम वहां से लूट के लाए हो वो पेश करो हमारे सामने, और वो इसको मार देता है वहीं पे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, और उसके बाद अब जैसे ही इसको मारता ही, आपने देखा है वो सीन, ठीक है, देखा है मूवी में, जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारता है। हाँ हाँ, तो हाँ चाकू से मारता है, और मारने के बाद अब इसके लिए आसान नहीं होता है रूलर बन जाना, ठीक है, क्योंकि जितने भी नोबल्स हैं वो सब इसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये बलबन की पॉलिसी अपनाता है, जो भी खिलाफ हो रहा है उसको मार दो, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसी दहशत बनाता है अपनी किंगडम में कि देखा है ना इसमें कि इसको मारता है और इसको तलवार पे इसका सर लेके जाता है, और बोलता है कि मैं अगला सुल्तान, और वो सच में हुआ है वैसे हिस्ट्री में। वहां पे थोड़ा ज्यादा ड्रामेटाइज करके दिखाया है, इतना नहीं, पर सच में ऐसा था ये। और वहां पे जाके फिर अपने आप को सुल्तान बनाता है, और जितने भी लोग इसको अपोज करते हैं पहले तो उनको मरवा देता है, और इसके बाद जितनी भी अब आगे आएंगे डिसेंडेंट्स इनके, ऑपोजिशन जो होती है ना वो बंद हो जाती है अब, क्योंकि एक तो बलबन के टाइम पे भी डर गए थे काफी, और फिर खिलजी ने जो बची कुची कसर थी वो पूरी कर दी। तो अब जो है इसके बाद जितने भी डिसेंडेंट्स आएंगे इनके, चाहे वीक रूलर्स भी होंगे, कोई अपोज नहीं करेगा, ठीक है, बोलेंगे कि ठीक है यार आप बन जाओ राजा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट रूलर लिखो, अलाउद्दीन खिलजी, 1296 टू 1316 तक। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। इसके टाइम काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। देखो सबसे पहले, ही असैसिनेटेड हिज अंकल, ही असैसिनेटेड, हाँ हाँ, चाचा की लड़की से कर लेते थे ना शादी,
he assassinated his uncle and proclaimed himself as sultan, and proclaimed himself as sultan by the lavish use of gold, by the lavish use of, जितना सोना वहां से, जितना भी लाया था सामान वहां से, तो जो लोग खरीद सकता था उनको तो खरीद लिया इसने, जिनको खरीद सकता था, जो नहीं माने उनको मार दिया। lavish use of gold। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, he adopted he adopted Balban's policy of blood and iron। He adopted Balban's policy of blood and iron। ठीक है, इसके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन जो है ना, वो है इसने जब गुजरात कैप्चर किया। ठीक है, इसने गुजरात का राजा था करण देव, उसको हराया, उसकी वाइफ से क्या की, शादी कर ली, जिसका नाम था कमला देवी। ठीक है, गुजरात को हराया और उसके बाद गुजरात में ही इसने जो मल्लिक कफूर है उसको खरीदा था। मल्लिक कफूर इसका स्लेव था, है ना, जो मूवी में देखा ना आपने, मल्लिक मूवी में तो दिखाया है कि मल्लिक कफूर पहले से ही इसके साथ था, कि जब इसने जलालुद्दीन को मारा तब भी वो उसके साथ था, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, वो इसने बाद में खरीदा है। ठीक है, मल्लिक कफूर को 1000 दिनार दे के इसने खरीदा था गुजरात में। ठीक है, और ये मल्लिक कफूर इसकी बड़ी हेल्प करेगा आगे जाके। ठीक है, तो लिखो, हिज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट was of a rich kingdom Gujarat, was of a rich kingdom Gujarat। Full stop। This conquest was important for two reasons। This conquest, अगर कोई स्पेलिंग नहीं आती हो मेरे से पूछ लिया करो। This conquest was important for two reasons। First लिखो, he married Raja's wife Kamala Devi। Two reasons। First, he married Raja's wife Kamala Devi, and secondly he acquired Malik Kafur, he acquired Malik Kafur, Kafur, Kafur। ठीक है, होमोसेक्सुअल था ये मल्लिक कफूर। ही एक्वायर्ड मल्लिक कफूर बाय पेइंग 1000 दिनार्स, 1000 दिनार। क्या करता था, मल्लिक कफूर को इसने अपना आगे फिर गवर्नर बनाया। ठीक है, 1000 दिनार, 1000 दिनार्स, दिनार गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोला जाता था। ठीक है, तो 1000 सोने के सिक्के देके खरीदा था इसने, इसलिए 1000 दिनारी भी बोलते हैं कभी कभी कफूर को, मल्लिक कफूर को। पेपर में क्वेश्चन आता है कि हु इज ऑल्सो नोन एज 1000 दिनारी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन ही अटैक्ड रणथंबोर, व्हेन ही अटैक्ड रणथंबोर, जो मूवी देखी है आपने उसमें यही देखते हो ना, रणथंबोर में अटैक करता है। When he attacked Ranthambore, he killed every male। He killed, रणथंबोर में जब इसने अटैक किया था तो जितने भी मेल थे वहां पे सबको मार दिया। He killed every male and the woman committed जोहर, and the woman, और जितनी भी वहां पे वुमेन थी उन्होंने जोहर किया था, committed जोहर। जोहर मतलब आग में कूद जाना। ठीक है, जोहर ब्रैकेट में लिखना एन मास सती। मिलके सबने एक साथ जोहर किया। ठीक है, अच्छा इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ये आमिर खुसरो ने लिखा हुआ है अपने किसी वर्क में। ठीक है, हाँ आमिर खुसरो ने बताया हुआ है इसके बारे में, ब्रैकेट में लिखना बाय आमिर खुसरो।
तो नॉर्थ इंडिया में जितनी भी किंगडम्स थी ऑलमोस्ट सारी इसने कैप्चर कर ली थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद क्या किया इसने, फिर साउथ में गया ये। ठीक है, और साउथ में भी इसने जो देवगिरी, वरांगल और ये द्वार समुद्र, मदुराई तक इसने एरिया को कैप्चर किया था। ठीक है, तो लिखो आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया ही सेंट मलिक कफूर टूवर्ड साउथ। और मलिक कफूर को भेजा था इसने। ही सेंट मलिक कफूर टूवर्ड साउथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मलिक डिफीटेड, मलिक डिफीटेड, मलिक डिफीटेड यादव्स ऑफ देवगिरी। देवगिरी में कौन रूल कर रहा था उस टाइम, यादव्स। यादव्स ऑफ देवगिरी, कॉमा केकतियाज ऑफ वरांगल, केकतियाज ऑफ वरांगल, केकतियाज रूल कर रहे थे वरांगल में, उनको भी हराया, केकतियाज ऑफ वरांगल, कॉमा होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में कौन रूल कर रहा था, होयसलाज। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र, होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मदुराई, पांड्याज ऑफ मदुराई। इन सबको हराया किसने, मलिक कफूर ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मलिक कफूर को क्या बोला जाता था उस टाइम, रुस्तम बुलाया जाता था उसको। मलिक कफूर वॉज कॉल्ड, हाँ हाँ हाँ, मतलब वीक पांड्याज थे ये, वो वाले स्ट्रॉन्ग पांड्याज नहीं थे, उनके आगे वीक रूलर थे। मलिक कफूर वॉज कॉल्ड एज रुस्तम ऑफ द एज। क्या बोला जाता था इसको, रुस्तम ऑफ द एज। क्या मतलब होता है रुस्तम का, हम्म, क्या मतलब होता है रुस्तम का, रुस्तम का मतलब होता है वॉरियर। ठीक है, वॉरियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन adopted the title of सिकंदर साइनी। अलाउद्दीन adopted the title of सिकंदर सैनी। सिकंदर किसको बोला जाता था, हाँ, सिकंदर कौन था, अलेक्जेंडर को सिकंदर बोलते थे। ठीक है, तो इसने अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर सैनी, मतलब सेकंड अलेक्जेंडर। ब्रैकेट में लिखना सेकंड, सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, अब अलाउद्दीन जब ज्यादा पावरफुल हो गया ना, इसने सोचा कि मैं ना अपना एक अलग से रिलीजन बनाता हूँ। तो इसने कोशिश की थी, जैसे अकबर ने बनाया था दीन इलाही, इसने भी कोशिश की कि मैं अपना एक अलग से रिलीजन बनाता हूँ और अलग से ही लोगों को समझाता हूँ कि कैसे आपको जीना है। बट इसके कोर्ट में जो काजी थे, उन्होंने बोला भाई ये मत करना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसने बोला ठीक है, आप नहीं करेंगे फिर। ठीक है, अच्छा, इसके टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी चीज़ें हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी चीज़ें हुई हैं, वो हेडिंग दो, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ये पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसके पास ना अपनी परमानेंट आर्मी थी। ठीक है, इससे पहले जो सुल्तान थे वो अपनी ज्यादा आर्मी मेंटेन नहीं करते थे। ठीक है, इख्तिदार को ही बोलते थे कि आप आर्मी मेंटेन करो अपनी, ऐसे होता है ना स्टैंडिंग आर्मी, कि हमेशा है आर्मी, उसको पे कर रहे हैं, उसकी पूरा वो चल रहा है, ऐसा नहीं था वहां पे।
पर इसने ऐसी आर्मी मेंटेन की, ठीक है। लिखो, ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान, ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी। परमानेंट आर्मी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ज्यादा हैं, कल करेंगे, अभी ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में इसने और भी चीजें की हैं। मार्केट सिस्टम इसने स्टार्ट किया था, ब्रांडिंग इंडिया में इसने स्टार्ट की थी, लैंड की मेजरमेंट स्टार्ट की थी यहाँ पे, कल करेंगे उसके बारे में।